के शो में IMF के पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने के मुतालबे पर अमल दरामद। पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 13.75% कर दी, ताजिर सनतकार सख्त नाला। नई हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी माशी बहरान से निकलने का नुस्खा कितना मौसर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज माशी सूरत हाल के हवाले से इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पर इस हुकूमत के शुरू के कुछ हफ्ते हमने देखा जब मुसलसल हमें एक पॉलिसी इन एक्शन नज़र आया। हमें कोई मुश्किल फैसला या किसी किस्म का फैसला ही होता हुआ नज़र नहीं आया। बहुत से लोगों ने इसको स्टेट पैरालिसिस कहा कि हमें नज़र आ रहा है जैसे हुकूमत मफलूज हो चुकी है, कोई फैसला नहीं कर पा रही। बिलाखिर कुछ फैसले आना शुरू हुए। हमने देखा इंपोर्ट कंप्रेशन के हवाले से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए, यानी कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। उसके असरात क्या होंगे इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। लेकिन साथ साथ आज हमने देखा एक और अहम फैसला हुआ जब हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर साबका हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी, जिसको हुकूमत ने उस वक्त की कहा था कि उनके टैक्सेस में इजाफा हुआ है, इस वजह से वो सब्सिडी दे रहे हैं। उस सब्सिडी को IMF ने जो अपने रीसेंट मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर ऐसी डिविएशंस थी जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से। आज जो नजर बज़ाहिर अपैरेंटली और वाज़े तौर पर नजर आता है कि IMF के इस मुतालबे को मान लिया गया है। अभी भी कुछ देर कबल असेंबली के फ्लोर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की गुफ्तगू में सुन रहा था जो कह रहे थे कि इजाफा और ज़्यादा करना होगा क्योंकि शायद 30 रुपये से भी IMF मुतमईन ना हो, शायद 30 रुपये से भी सब्सिडी का पूरा बर्डन ख़त्म ना हो, तो मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके असरात महंगाई पर क्या होंगे और क्या ये इनएविटेबल था? क्योंकि गवर्नमेंट बार बार आकर, मौजूदा गवर्नमेंट साबका हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि साबका हुकूमत ने ऐसे मुआहदे किए थे जिसकी वजह से पेट्रोल को 250 या उससे भी ऊपर 268 से 300 रुपये तक जाना था। तो ये इनएविटेबल हो चुका था हमारे लिए कि हम इस प्राइस को बढ़ने से रोकते। क्या वाकई में ये इनएविटेबल था? क्या ऐसा कोई मुआहदा था IMF के साथ साबका हुकूमत का? ये सवाल भी उठाएंगे। डीन नस्ट डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत खुशामदीद कहते हुए, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मईशत पर जिस तरह बोलते हैं, लिखते हैं, सब आपको सब सराहते हैं, आते हैं। ये फरमाइएगा, क्या ये कीमतों में इजाफा इनएविटेबल था डॉक्टर अशफाक हसन साहब? ये सब जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात बड़े चौधरी साहब से किस तरह से हैं। बड़े चौधरी का मतलब ये हुआ कि जो मेजर शेयर होल्डर है IMF के, क्या ये इनएविटेबल था? अगर उन्होंने इसको इनएविटेबल बना दिया था तो IMF जो है वो बिल्कुल उस पर पूरी अमल करे, और अगर उधर से इशारा होता तो थोड़ा सा उनको रिलीफ दे सकते थे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कोई वहां से रिलीफ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए गालिबन मजबूरन बढ़ाना पड़ा है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत की बात है कि 24 घंटा पहले, ये कल रात में बढ़ा है, 24 घंटा पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे अपनी टीम के साथ दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे IMF के साथ में। तो अगर ये काम जो उन्होंने 24 घंटे के बाद किया है, अगर ये 24 घंटे पहले उस मुज़ाकरात में IMF के साथ अगर ये कह देते कि जी हम वहीं से हम उसको आप ऐलान कर देते बढ़ाने का, तो कम से कम ये जो रिव्यू का एक वन ऑफ द सोर पॉइंट था, जो जिसके बाद IMF ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसने कहा कि ये इनकन्क्लूसिव है क्योंकि हुकूमत ने वो सब्सिडीज को ख़त्म नहीं किया है, इसलिए ये हमारा रिव्यू जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। कम से कम ये प्रेस रिलीज तो जारी नहीं होता। तो इस 24 घंटे में इस हुकूमत को कहाँ से क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि तुम्हें बढ़ाना ही पड़ेगा? कि सर ये बताएं कि जब आपके वजीर खजाना IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे तो 24 घंटा पहले जब वो दोहा में थे और IMF से साथ बातचीत कर रहे थे तो वहां पर क्यों नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया ताकि ये सोर पॉइंट खत्म हो जाता और IMF का जो 7th रिव्यू है वो भी मुकम्मल हो जाता।
जब आप वहां से नामुकम्मल करके आए, आईएमएफ का प्रेस रिलीज भी जारी हो गया कि ये रिव्यू हमारा नामुकम्मल है क्योंकि हुकूमत वक्त ने ये सब्सिडीज को खत्म नहीं किया है। तो इस 24 घंटे में फिर कहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिला कि आपने एकदम रात के 12 बजे अनाउंसमेंट कर दिया? ये आपके लिए है, आप जरा हुकूमत वक्त से पूछें। मैं सिर्फ आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात, इसके पीछे बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, मेरा भी सवाल, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, ये हुकूमत वक्त देगी। डॉक्टर साहब एक सवाल, कॉमन सेंस ये है कि ये काम आप 24 घंटे पहले भी कर सकते थे, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि यहाँ, क्योंकि आप जितनी बार भी गुफ्तगू की है और जितने भी आपने बयानात अब तक दिए हैं, आप कहते हैं कि आईएमएफ और नो आईएमएफ, बल्कि आप आईएमएफ प्रोग्राम को इतनी अहमियत भी नहीं देते, बल्कि आप इंपोर्ट कंप्रेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन सर ये जो हुआ ये तो गलत हो गया, 24 घंटे पहले वो स्टेटमेंट आ गई। यहां से अब मौजूदा वजीर खजाना ये कह रहे हैं कि अब कुछ ही, यानी सब कुछ हमारा एग्री है 99%, सिर्फ एक इस पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट था, ये हमने कर दिया है, तो अब आईएमएफ प्रोग्राम हमें घंटों में हम पूरा कर। क्या ये सच्चाई हकीकत है वाकई में कि आप विद इन मिनट्स हम आईएमएफ प्रोग्राम यानी मना सकते हैं और हमें वो मिल सकते हैं पैसे? अशफाक साहब, अगर मिनट हो सकता था तो रात के 12 बजे जब अनाउंसमेंट हो गया है, आज शाम के 4 बज रहे हैं, तो काफी वक्त गुजर गया। अब तक तो अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए थे आईएमएफ से, क्यों नहीं आई है यार? कोई ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि एक मरतबा मुज़ाकरात करने के लिए आप वहां जाएं और आपके डिसएग्रीमेंट हो जाए, आप अपने मुल्क को वापस आ जाए, वो अपने हेडक्वार्टर वापस चला जाए वाशिंगटन में, और उसके बाद एक प्रेस रिलीज जारी हो रहा हो कि जी ये 7th रिव्यू जो है वो नामुकम्मल है क्योंकि हुकूमत ने ये काम नहीं किया। तो आपको किसने फिर आके कहा, क्योंकि उसके असरात हुए मार्केट पे, मार्केट रिएक्ट किया कि जी ये तो आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा हुआ नहीं है, तो हमारा एक्सचेंज रेट 2-4 रुपए नीचे चला गया। हमें जो फॉरेन बैंक्स थे उन्होंने ये बता दिया कि हम आपके एलसी को ऑनर नहीं करेंगे, तो आप ऑयल की इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, उनके लिए मुश्किलात होती है आपकी। ये तो सारा उसके आफ्टर मैथ, उसके इम्पैक्ट थे, जो जिस तरीके से वो रिलीज हुआ था, प्रेस रिलीज जो आईएमएफ का आया, इसके आफ्टर मैथ इम्पैक्ट थे। तो उसके बाद कहीं पर तो कोई घबराहट तो तारी हुई है और उनको हुक्म दिया गया कि तुम आज ही करो इसको, धड़ से कर दिया। ये काम पहले भी कर सकते थे 24 घंटा पहले, उस वक्त क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब ये जो सवाल है ये इंतहाई अहम है और शायद यही अहम सवाल है, और उस वक्त अगर नहीं किया, और इसके अलावा जो मेजर्स लेने थे डॉक्टर अशफाक हसन साहब, उसमें जो कई हफ्ते हमने ज़ाया किए, इस दौरान जो फ्लक्चुएशन एक्सचेंज रेट में हुई, जिस तरह एक फ्री फॉल नज़र आया और फिर उसका इम्पैक्ट और चीज़ों पर भी आता हुआ नज़र आया, उसको आप किस नज़र से इंटरप्रेट करते हैं? और जो इकदाम हुए क्या वो भी काफ़ी हैं या और होने चाहिए बजट में, आपको क्या लगता है? ये तो आप हुकूमत वक्त से पूछें इस चीज़ को कि हु इज रिस्पॉन्सिबल देन। यही काम अगर आप पहले कर देते, 24 घंटा पहले भी कर सकते थे आप, या उससे पहले भी कर सकते थे। 2 महीने आपके 40-45 दिन हो गए हैं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो कहां से कहां एक्सचेंज रेट चला गया है, 20-21 रुपया नीचे चला गया एक्सचेंज रेट। आपने कोई $1 बगैर बोरो किए हुए इस मुल्क पे 2000 अरब से ज्यादा का आपने कर्जा चढ़ा दिया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये तो सवाल आप लोग करें ना हुकूमत वक्त से। तो और इसका बुलाएं उनके नुमाइंदे को, अच्छा, और कहें कि जी जवाब दें इसका। डॉक्टर साहब यकीनी तौर पर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आपने इतना डिले किया ये हम पूछे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो मेजर्स अनाउंस किए हैं, क्या वो मेजर्स काफी हैं इंपोर्ट को कंप्रेस करने के लिए, या मजीद मेजर्स होने चाहिए थे? मेरे ख्याल में बहुत ही हाफ हार्टेड काम किया था, कहीं पर कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है कहीं से। मेरे ख्याल में, ये मेरा अपना जाती व्यू है कि एफबीआर से ये एक लिस्ट दे दिया होगा कि सर इनको कर दें, और वो आइटम है जिसकी 38 आइटम गालिबन है, उसमें आप देखें कि 90% वो आइटम है जिनकी इंपोर्ट जो है या $500,000 महीने का है या $1 मिलियन महीने का है। तो यार उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो ये बहुत ही हाफ हार्टेड काम किया गया है। ये इसको बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, शायद इंटेंशन नहीं था, मजबूरी के तहत, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ था, फिर कहीं और से भी शायद प्रेशर आ गया होगा। उन्होंने कहा कि यार ये लिस्ट लो और ये ऐलान कर दो। जो ऐलान कर रहे थे लिस्ट में, उनको भी नहीं पता कि मैं क्या ऐलान कर रहा हूं या कर रही हूं।
सर ये जो ऐलान है अशफाक हसन साहब इंपोर्ट कंप्रेशन के हवाले से आपने जिक्र किया एफबीआर का, एफबीआर तो चाहेगा ही नहीं कभी कि इंपोर्ट कंप्रेस हो, क्योंकि उनके रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर आपके ट्रेड या फिर फाइनेंस, ये लिस्टें तो इनको शायद मुरतब करनी चाहिए। एफबीआर किस तरह बताएगा खुद अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्यों काटेगा एफबीआर? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लिस्ट शायद गालिबन वहीं से आया हुआ हो ना, कि इतना इनसिग्निफिकेंट है कि उसने उसका रेवेन्यू का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा उसको। अगर मुझे कहा जाता तो मैं बनाकर दे देता उनको लिस्ट, कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट को कंप्रेस करने के लिए। देखिए $1 भी आप बचाएंगे तो $1 अर्न है, $1 सेव इज $1 अर्न। सिर्फ 10 से 15 बिलियन डॉलर आप बचाए नहीं है, बल्कि 10 से 15 डॉलर अर्न भी किया है आपने। डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि अगर काम करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा भाई। अच्छा डॉक्टर साहब ये अगर आप बता सके कि जो आइटम्स है जिनके ऊपर कंप्रेस करके खासतौर पे सीबीयू, सीकेडी यानी बहुत से यूनिट्स, मैं चाहूंगा अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें, आप जो स्टेप्स आइडेंटिफाई कर सकें ताकि अगर अमल दरामद हो तो किन स्टेप्स पे अमल दरामद हो इंपोर्ट्स को कंप्रेस करने के? जी देखिए, ये इस काम को जो सीरियस तरीके से करना चाहिए था। एक कमेटी बना देते जिसमें आप प्लानिंग के लोगों को रख लेते, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रखते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रखते और एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों को रखते और उससे कहते कि जी आप पिछले 3 सालों का देखें कि जो फास्ट मूविंग हो, हाई वैल्यू हो और नॉन एसेंशियल आइटम्स हो, इसको आइडेंटिफाई करें और देखें कि और एक टारगेट दे देते कि हाँ वी नीड टू कंप्रेस, और नॉट ओनली कंप्रेस बल्कि उनको हमने रोकना है कम से कम 10 से 15 बिलियन डॉलर इंपोर्ट को। वो एक्सरसाइज करके आपको देते और फिर आप उसको फिर उसका ऐलान करते। तो अभी भी टाइम है, अभी बजट आने वाला है, उस बजट के लिए भी एक्सरसाइज कर ले आप, और उसके बाद फर्दर मेजर जो है आप उस बजट पे ले सकते हैं। एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं नाज़ीम मुख्तसर साहब। यार 3-3.5 बिलियन डॉलर के तो आप। अच्छा साहब एक ब्रेक हमें ले रही है जो जिन आइटम्स की आप बात करें जिनको कर्ब किया जा सकता है, आफ्टर दिस ब्रेक जानेंगे। डॉक्टर अशफाक हसन साहब साथ मौजूद हैं। अहम तरीन सूरत हाल, माशी हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं, कुछ अहम और कड़े सवालात इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात माशी हकाइक के हवाले से उठा रहे हैं। हुकूमत ने कुछ अहम फैसले जो शायद बहुत पहले करने चाहिए थे अब किए। इन फैसलों के या इन एक्शन कितना माशी नुकसान हो रहा है, इस पर भी सवालात उठा रहे हैं। और साथ साथ खास तौर पे हालिया फैसला पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का, इस पर भी सवालात उठा रहे हैं कि क्या IMF के कहने पर हुआ, और अगर हुआ तो फिर उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब दोहा में खुद वजीर खजाना मौजूद थे। बहुत से अहम सवालात। डॉक्टर अशफाक हसन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तकरीबन 3 से $3.5 अरब आप एक आइटम बता रहे थे। मैं चाहूंगा थोड़ा इस पे, क्योंकि डॉलर्स इज द मेन क्राइसिस, आप किस तरह हम कर्ब करें आइटम्स वाइज, अगर हम कितना $10 बिलियन बचा सकते हैं तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट अगर बजट आप बनाए तो। अशफाक साहब देखिए, मोटे आप आइटम ले लें। ये तो जैसे मैंने कहा कि इसको बैठ के एक्सरसाइज करने की जरूरत है जी। लेकिन आप $3 बिलियन के करीब नॉकडाउन कंडीशन में गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। वो या ला के पार्ट पुर्जे जोड़ के आप गाड़ी बना लेते हैं, कहते हैं कि जी हम कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम पार्ट असेंबल कर रहे होते हैं लाकर। आप उसको रोकें, $3 बिलियन वहां से बचेगा आपका। 2 साल के लिए पाबंदी लगाएं आप, जब तक कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके हैंडल में ना आए। $2 बिलियन से ज्यादा का हम टेलीफोन इंपोर्ट कर रहे हैं, सेल फोन। आप 2 साल के लिए इधर भी पाबंदी लगाएं। हमने एक नया वो शुरू कर दिया कि नहीं हम तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पर मोबाइल, फिर वही नॉकडाउन कंडीशन में लाते हैं, पार्ट्स और यहाँ पे जोड़ देते हैं। और जोड़ने वाले जो कंपनी है उसको टैक्स भी हमने मुराद काफी दे दी है, तो डॉलर भी जा रहा है, टैक्स का रेवेन्यू भी उनसे हमें नहीं मिल रहा है, और टैक्स में भी हम लॉस कर रहे हैं उनसे। तो इन सब चीजों को खत्म करें, 2 साल के लिए इसकी भी पाबंदी लगाएं, तो $5 बिलियन तो यही हो गया भाई। इसके अलावा आप और ढूंढ ले, आप और भी आइटम है, ये एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इस मुल्क में कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू जो है वो बाहर से आ रहे हो। इस जाके आप कॉस्मेटिक्स देखें, दुनिया जहां के कॉस्मेटिक्स जो है भरे पड़े हुए हैं, हमारी जो शॉपिंग सेंटर है, दुकानें हैं, तो ये कोई ना कोई तो डॉलर दे रहा है इस मुल्क से ना। सही। इस मुल्क में फॉरेन इंपोर्टेड चीज एंड बटर, ये सारी चीजें आ रही हैं, कोई तो डॉलर दे रहा है ना।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन तक चीजों को एक सीरियस तरीके से बैठे और ये एफबीआर का काम नहीं है, बाकायदा आप कहते हैं एक कमेटी बना के बस दकड़ वाला काम नहीं चलेगा, जो कमेटी बाकायदा ये फैसला करे कि क्या एक्सरसाइज करने के बाद। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हालिया पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट क्या होगा, और दूसरा क्या टारगेटेड सब्सिडीज जो एक पैकेज की बात हो रही है, क्या वो ऑफसेट कर सकेंगे उस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को? साहब देखिए, बात यह है कि पेट्रोल में देखें, जिस वक्त पिछली हुकूमत ने इसको फ्रीज किया था उस वक्त एक्सचेंज रेट 176 या 177 के करीब था। आज ये 200 से ऊपर चला गया, 202 है, 203 के करीब है। ये जो कॉस्ट है, ये एडिशनल कॉस्ट, इसने गैप जो है हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पेट्रोल में 50 रुपए का गैप है आज के एक्सचेंज रेट पे, 30 रुपए गवर्नमेंट ने बढ़ाया, अभी 20 बाकी है। हो सकता है कि अगले उसमें 20 कर देंगे या 10 करके दो उसमें वो कर देंगे। डीजल पे 80 रुपए का गैप है इस वक्त, 80, 30 रुपए अभी बढ़ाया है, 50 और बढ़ाना है। और ये जो इम्पैक्ट आया है ये कॉस्ट ऑफ इनएक्शन है। इस 45-46 दिनों में जो हमने एक्शन नहीं लिया और एक्सचेंज रेट आसमान पे जो पहुंचा है, ये उसके असरात हैं। Who is responsible? Who will pay this cost? तो ये अभी और बढ़ेगा, इसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। देखिए, ये जो इकदाम किए गए हैं, इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जून के महीने में आएगा। मई के महीने का नंबर अभी आने वाला है, 30 से 31 मई के बाद जब नंबर आएगा जून के 2 या 3 तारीख तक, तो आप देखेंगे कि मई के महीने का इन्फ्लेशन तकरीबन 14% प्लस होगा, 14% प्लस। और जब इसका इम्पैक्ट आएगा तो ये तकरीबन 15.5-16 के करीब परसेंट होगा इन्फ्लेशन। दूसरा सवाल अशफाक हसन साहब, ये तो इम्पैक्ट है, मुझे ये बताएं कि जब ये इन्फ्लेशन रेट हो जाएगा, ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट को रिवाइज किए जा रहा है। हालिया मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ा 13.75% है, और जब काइबोर प्लस पे बोरोइंग करता है कोई भी इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम हो या कोई भी हो, तो उसके लिए इस वक्त उसकी फाइनेंस कॉस्ट नामुमकिन है कि कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या कुछ हो सके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ऐसी सूरत हाल में जब ये इन्फ्लेशन और बढ़ेगी तो सर स्टेट बैंक और बढ़ा देगा शरह सूद को। ये कहां जाएगी, यील्ड्स कहां जाएंगी? आखिरकार कारोबार हो भी सकेगा इस मुल्क में, ही नहीं हो सकेगा? अशफाक हसन साहब, मेरे ख्याल में स्टेट बैंक पूरी पाकिस्तान की मैशत की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको बंद कर देगा। और ये जैसे 16% पे जब पहुंचेगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने 17-18% डिस्काउंट रेट पे लेके जाना है। ये बेंचमार्क रेट होगा 16-17%, तो 20-22% पे कौन बोरो करके इस मुल्क पे कारोबार करेगा? तो इस साल जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 6% का है, अगले साल अल्लाह के हुक्म से और स्टेट बैंक के करतूतों से ये आ जाएगा कोई 1.5%, 2% पे। हम तालियां बजाएंगे कि हम करंट अकाउंट को बिल्कुल काबू में कर लिया। तो ये जब वहां पर स्ट्रीट किड्स को आप बैठाएंगे, एक 18 ग्रेड के अफसर को स्टेट बैंक में गवर्नर बनाकर, एक्टिंग गवर्नर, यही हशर होगा मुल्क का, यही होगा हशर। और आपने अपने एक इंटरव्यू में, और अक्सर आपने मिसाल एक रशिया में जो क्राइसिस आया था रबल का अगेंस्ट डॉलर, उसकी दी है कि वहाँ पर वो किस तरह 2 दिन के अंदर 80 से 150 पहुँचा था। उस एग्जाम्पल के तहत वहाँ के सेंट्रल बैंक ने किस तरह कंट्रोल किया था करेंसी फ्लक्चुएशन और डिप्रिसिएशन को? वो क्या स्टेप्स थे अशफाक हसन साहब, और क्या यहाँ वो हो सकते हैं मौजूदा स्टेट बैंक और मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक के होते हुए? उधर स्टेट बैंक में पढ़े लिखे लोग थे, इधर स्ट्रीट किड्स हैं, बच्चे जिनके हवाले हमने की इंस्टीट्यूशन किया हुआ है, वो खेल रहे हैं इसी तरीके से, कोई पूछने वाला भी उनको नहीं है। तो आप अपने आप को रशिया से मुकाबला ना करें, वो एक सुपर पावर भी है और उनके यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं उनके सेंट्रल बैंक में, हमारी तरह के नहीं है। तो इसलिए सोचे भी ना, इतनी टेक्निकल नॉलेज हमारे यहाँ लोगों के पास नहीं है। अच्छा, और अशफाक साहब ये बताएं, क्योंकि हम जिस तरह इस क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं, आपने बताया इंपोर्ट कम्प्रेशन और दीगर, एक टारगेटेड सब्सिडी का जो मैंने सवाल पूछा था, आपने कहा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ये आएगा। क्या सब्सिडीज और टारगेटेड सब्सिडीज स्पेसिफिकली, क्या ये BISP प्रोग्राम के तहत, एहसास प्रोग्राम के तहत फिर दोबारा से वो सब होने जा रहा है?
क्या उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर सकेगा? देखिए, जब भी स्टेट बैंक 1% डिस्काउंट रेट को बढ़ाता है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 1.3% बढ़ जाता है, बढ़ता है, कब बढ़ता है, ये हमेशा जहन में रखे। और जब सवाल करें स्टेट बैंक से तो पूछें किस दी एम्पिरिकल एविडेंस जो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो। आप तो इन्फ्लेशन को क्रिएट कर रहे हैं इस मुल्क में। कि ये एम्पिरिकल एविडेंस है कि इन्फ्लेशन राइजेस विद द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और इसका और भी इंपैक्ट डेट पे पड़ता है। अशफाक हसन साहब, सरकारी खजाने पे कितना बोझ पड़ता है इसका जब 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है? तो मैं आपको बता देता हूं जी, मैं आपको बताता हूं 1% जब डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो बजट में आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 200 बिलियन से ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सोचें कि अभी हमने कितना परसेंट डिस्काउंट रेट को बढ़ाया है, मल्टीप्लाइड बाय 200 कर दें, आपका बजट तो तबाह हो गया है यार। कैसे बजट बनाओगे इस हाई इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में? दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, अभी कल ही मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जॉन विलियमसन का, ये वो शख्स है जो वॉशिंगटन कंसेंसस का लफ्ज जिसने क्वाइन किया था, उसका आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं कि डेवलपिंग कंट्रीज में हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो तबाहकुन पॉलिसीज है, तबाहकुन। यही चीज जोसेफ स्टिग्लिट्ज का, जिसको 2001 में नोबेल इनाम मिला इकोनॉमिक्स में, उसका भी यही व्यू है कि डेवलपिंग कंट्रीज में हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो सिवाय पॉवर्टी और लो इकोनॉमिक ग्रोथ के और कुछ नहीं प्रमोट करता। ठीक है, ये आप जो हमारे कर्ता धरता है उनको इन सब चीजों का इल्म नहीं है। वो समझते हैं कि जो भी कोई वर्ल्ड बैंक से आता है, चाहे दरबानी क्यों ना आ जाए, कोई चपरासी ही क्यों ना आ जाए, उनके जहन में होता है कि यार ये तो इससे बड़ा इकोनॉमिस्ट ही नहीं हो सकता है कोई, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक से आया है। तो जब आपका हमारा जहन ये हो जाए कि हर बाहर से आने वाला शख्स जो है वो मुल्क के अंदर जो शख्स लोग हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल है, तो भाई इस मुल्क का यही हशर होगा। अशफाक साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, मैं कहता हूं कि इस मुल्क में बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, एक सवाल ये के पास से तलाश करो लोगों को। एग्जैक्टली। पहले मैं मौजूदा वजीर खजाना के बारे में पूछ लूं, मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको लगता है कि कैन ही हैंडल दिस एंड कैन ही टेक अस आउट ऑफ दिस? क्या इतने केपेबल वो हैं जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक फाइनेंस मिनिस्टर में, इज ही केपेबल इनफ, मिफ्ता इस्माइल? देखिए, बात यह है कि वो हमारे मुल्क के एक पॉलिटिशियन हैं और मैं जिस तरीके से तमाम पॉलिटिशियन की इज्जत करता हूं, मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। तो मैं इन सब चीज़ों पे कोई कमेंट्स नहीं दे सकता हूं किसी की काबिलियत पे। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि कौन शख्स काबिल है और कौन काबिल नहीं है। उनके पार्टी ने उनको वजीर ख़जाना बनाया है, वो सोच समझ के ही बनाया होगा। तो इसलिए कितने काबिल है कितने नहीं है वो उनके पार्टी के लीडर बताएंगे। मेरे नज़दीक तो बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्स है वो, ठीक है, क्योंकि वो इस मुल्क के सियासत हमारे नज़दीक भी बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं। लेकिन मैं अशफाक साहब ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि एक बाज़गश्त और बात में जब धरना चल रहा था इमरान खान साहब का, और इससे कबल और आज भी जब तक ये कीमतें नहीं बढ़ी थी, कहा जा रहा था कि एक इंटरिम सेटअप आएगा। मैंने इस प्रोग्राम में बहुत से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी कहा जी इंटरिम सेटअप आए, वो सब साफ करे। और फिर उस इंटरिम सेटअप में दोबारा नाम आ रहा था रजा बाकिर साहब का और हफीज शेख साहब का। अगर ऐसी कोई मुमकिनात में हाइपोथेटिकली होता है तो आप समझते हैं कि अब ये आगे हमें लेके जाएगा मुल्क को, या मजीद माशी तौर पे पीछे लेके जाएगा ऐसा फैसला? अशफाक साहब, देखो भाई, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा जी, वो अपने हिसाब से ही बनाते हैं कि ये उनके नज़दीक ये बहुत काबिल लोग होंगे, बेहतर लोग होंगे, इसलिए वो जो आप सुन रहे हैं ये वही बता सकते हैं ना कि ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मेरे पास तो कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि कौन क्या बन रहा है। मैं भी सोशल मीडिया में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतर हो वही करे। सही। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, अशफाक हसन साहब साथ मौजूद हैं। कुछ अहम माशी सवालात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन माशी सवालात और माशी हकाइक पर गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर अशफाक हसन साहब आज प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ये जो पोलराइज्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है,
पहले तो ये कि क्या आपने ऐसा माशी बहरान, बहुत से लोग 98, 99 और इससे कबल 2 साल, मतलब बहुत से हवाले देते हैं कि माजी में ये क्राइसिस बैलेंस ऑफ पेमेंट कब आया, 18 में आया, 17 में आया, पहले आया। क्या ऐसा क्राइसिस आपको लगता है अनप्रेसिडेंटेड है? बहुत से लोग श्रीलंका से मिलाते हैं, क्या वो बहुत एग्जैजरेशन है? बहुत से लोग पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा हाल में दिखाते हैं, क्या वो गलत है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये जो मतलब मौजूदा सियासी बहरान है, इससे पहले ऐसा बहरान और कोई ऐसे में कोई भी इकोनॉमिक ब्रेन आ जाए, क्या वो ऐसे पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में काम कर सकता है, मईशत को सही कर सकता है? इशफाक साहब देखिए, जब हमने इकोनॉमिक सैंक्शन हम पे लगा था आफ्टर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन मई 1998, तो उस वक्त भी हमने बहुत सीरियस किस्म के क्राइसिस देखे थे कि रिजर्व हमारा, क्योंकि बाहर से तमाम सैंक्शन लगने की वजह से इनफ्लो सारे तकरीबन रुक गए थे, लेकिन हम जो आउटफ्लो जारी था, क्योंकि हम डेट की सर्विसिंग भी किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमारा रिजर्व जो है डिप्लीट होते होते $400 मिलियन पे आ गया था। $400 मिलियन। अभी तो अल्लाह के फजल से तकरीबन $10 बिलियन है, 400 मिलियन पे आ गया था। लेकिन वो क्राइसिस बहुत सीरियस था। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो है देयर वाज ए गवर्नमेंट हु had taken charge of the state of affairs। एक हुकूमत थी, एक पॉलिटिकल ओनरशिप थी उस क्राइसिस की। इस वक्त जो है क्राइसिस उसी तरह के क्राइसिस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देयर इज नो पॉलिटिकल ओनरशिप। इसको कोई ओन नहीं कर रहा है, इसको कोई शख्स इसको हाथ नहीं डालने की कोशिश कर रहा है। हमारा जो जहाज है वो रडरलेस शिप की तरह हो गया है ये मुल्क। हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम किधर जा रहे हैं। तो ऐसे ये बड़ा खतरनाक है कि इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ साथ एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है। इससे पहले भी हम एक्सट्रीम नेचर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस तो जरूर आए थे, लेकिन इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं थी। दूसरी चीज ये थी कि वहां पर वो जो क्राइसिस था उसकी एक पॉलिटिकल ओनरशिप भी थी। यहां पर यह है कि क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस एक्सट्रीम नेचर है, पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी गंभीर हो रहे हैं, और फिर यह है कि इसका कोई ओनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। यहां पर मैं कहता हूं कि आप एक दर्जन नोबेल लॉरेट को लाके बैठा दें और कहें कि इस कंडीशंस में आप पाकिस्तान की मईशत को गर्द-आब से निकालें, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मईशत ना कोई जादूगर नहीं है, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। वो पॉलिसीज बनाता है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है एक माहौल में होती है। वो माहौल बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना और एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, ऐसा कंडूसिव इन्वायरमेंट हो कि प्राइवेट सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो वो कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं है इस वक्त तो एक्सट्रीम नेचर ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा इकोनॉमिस्ट भी इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इसका जो सोल्यूशन है, और वाहिद सोल्यूशन है, ये मैं आपको बता दूं, वाहिद सोल्यूशन है कि आप जितना जल्द से जल्द इस कैबिनेट को, इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं, and let that caretaker government take full charge, और जो भी एक्शन जरूरत है मईशत को बेहतर करने के लिए वो बिल्कुल ले, टाइम वेस्ट ना करे, और एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा के जो भी जीतता है उसके हवाले कर दे, ताकि जो भी लोग आएंगे उस वक्त जो भी चैलेंजेस होगा देयर विल बी ए पॉलिटिकल ओनरशिप। और हमने माजी में भी ऐसे चैलेंजेस देखे हैं और हम बहुत आसानी से निकल गए, और सेवर करने की जरूरत थी, जिसे कहा जाए कि इम्पोर्टेंट सवाल अब मैं आपसे लास्टली पूछना चाह रहा हूँ, और शायद ये सवाल ऐसा है जिस पर सब आपका जवाब सुनना चाहेंगे। आपको लगता है कि क्या कोई सियासी जमात बशमूल तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इदारे सब, क्या कोई इंटरेस्टेड भी है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने में? क्या कोई इंटरेस्टेड भी है हमें इस खुदा ना खास्ता कोलैप्स या जो सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है इसको रोकने में? इज एनी ऑन द पावर सेंटर इंटरेस्टेड? इज एनीवन? आपको लगता है अशफाक साहब, आप इतने सालों से मईशत देख रहे हैं? बस जिस तरीके से मईशत नीचे की तरफ जा रही है उससे तो शक मुझे यही होता है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। जिस तरीके से मईशत गई है कोई 45-46 दिनों में, ये अगर आप जो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी था ना हमारी इकोनॉमी का,
उसको आप आगे की तरफ ले जाते कि हम नेक्स्ट 10 इयर्स में कहां होंगे, तो शायद हम जहां आज खड़े हैं हम इस लेवल पे भी नहीं होते, हम इससे कहीं थोड़ा से बेहतर हालत में होते आगे 10 साल में। तो हमने जो 10 साल में जहां पहुंचना था उससे कहीं ज्यादा नीचे जो है हम ये 45-46 दिन में चले गए। तो जब ये आंखों के सामने एक चीजों को मैं डूबता हुआ देखूं और मैं ये देखूं कि किसी की कोई ओनरशिप नहीं है, हर शख्स एक दूसरे को देख रहा है और मुल्क की इकोनॉमी डूब रही हो, तो मैं क्या सोचूंगा? आप खुद बताएं, आप क्या सोचेंगे कि इज एनीबडी इंटरेस्टेड इन सैल्वेजिंग पाकिस्तान इकोनॉमी? ये सवाल मैं भी करता हूं, मैं भी जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूं। और जब देखता हूं कि कोई इसको, इस रडरलेस शिप को कोई कप्तान जहाज का अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान की मैशत को नेविगेट करके निकाले, कोई इस चैलेंज का पॉलिटिकल ओनरशिप ना हो, तो फिर मैं यही सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं है इस मुल्क की। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हसन साहब, आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, गुफ्तगू सुनी, अहम तरीन माशी हक़ाइक़ आज हुए बेनकाब, बहुत से अहम तरीन माशी फैसले, उनके पीछे आखिर थे क्या अवामिल, क्या होंगे उनके मुहर्रिकात, ये सब जाना। फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।